नमस्कार। कल मैंने आपको बताया था कि अब हम लोग एसटीएफ के इनॉग्रेशन की बात शुरू होने वाली थी। मैं, सत्येंद्रवीर सिंह और अरुण कुमार साहब, हम लोगों ने अपनी सहमति दे दी थी डीजीपी साहब को कि हम एक अलग यूनिट के सदस्य बनने को तैयार हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ शिव प्रकाश शुक्ला पे काम करेगी। इसके पहले कि हम उस डिटेल में जाएं कि कैसे एसटीएफ का फॉर्मेशन हुआ या उसके पहले कौन सी ऐसी घटना थी जब हम लोग एसटीएफ नाम की यूनिट पे काम नहीं कर रहे थे लेकिन अलग यूनिट से काम कर रहे थे, और फिर सरकारी गजट नोटिफिकेशन हुआ और उस यूनिट को एसटीएफ का नाम दिया गया। मैंने जिक्र किया है पिछले एपिसोड में कि शिव प्रकाश शुक्ला के पास एक जिप्सी गाड़ी थी। जिस दिन आरके सिंह की हत्या हुई थी उस दिन गोमती मोटर्स से वो अपनी जिप्सी वहाँ रिपेयर के लिए, यानी 9 सितंबर 97 को वो अपनी जिप्सी रिपेयर होने के लिए दे आया था और वहाँ से अपनी मारुति 800 गाड़ी ले आया था जो बाद में उसने आगे के क्राइम में भी इस्तेमाल की थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिरकार उसका बिहार का कनेक्शन कैसे हुआ, कैसे वो बिहार के लोगों के, या टुनियाराम जो उसमें आया था, जो सूरजभान का आदमी था, जो जनपथ में जो मारा गया था हम लोगों के हाथों, वो आखिर ये इतना कैसे विश्वास पात्र हो गया सूरजभान का शिव प्रकाश कि अपने आदमी को अपने AK-47 के साथ उत्तर प्रदेश में शिव प्रकाश शुक्ला और उसके गिरोह के पास उन्होंने भेज दिया और वो यहाँ पर अपराध करता रहा। ये जिप्सी दरअसल मेघालय के एक पूर्व सांसद और उस समय 97 में मेघालय सरकार की 95 में मेघालय सरकार में मंत्री रहे, उनके एक साले की ये जिप्सी थी जिसको कोचाई कोट है ये गोपालगंज में बिहार में, वहाँ उनकी हत्या करके ये जिप्सी छीनी गई थी। ये जिप्सी छीन के शिव प्रकाश उसको अलग अलग तरह से इस्तेमाल करता रहा और एक बहुत ही फेमस हत्या हुई थी वहाँ पर गोरखपुर में 21 जून 1997 को। वहाँ दो भाइयों जो केबिल के व्यवसाय में थे, उन दो भाइयों की हत्या हुई एक साथ उनके घर में घुस के, और वहाँ से बाहर निकले तो तीसरे व्यक्ति की हत्या कर दी। उस समय जो जिप्सी थी उस पर लाल रंग की बत्ती लगी हुई थी, हूटर लगा हुआ था, शिव प्रकाश था, आनंद पांडे था, सुधीर त्रिपाठी थे, इनके पास स्टेन गन थी, एक आदमी आगे बैठा हुआ था और जहाँ से निकलती थी वो गाड़ी, वो लगता था कि कोई मंत्री की गाड़ी है और ये इस पर कोई गनर चल रहा है। उसके बाद ये कई जगह इस जिप्सी का प्रयोग हुआ। जिप्सी बहुत प्रिय थी उसको और शिव प्रकाश जब भी अपने किसी बड़े ऑपरेशन में जाता था उसी जिप्सी पर खुद बैठ के और बाकी लोगों को लेके जाता था, और जितनी उस समय की बड़ी हत्याएं 97 में की उसने गोरखपुर में, उसमें जिप्सी का प्रयोग किया। ये तो खैर एक बात हो गई। दूसरी बात ये हुई कि सूरजभान के संबंध छुटकुन शुक्ला, बुटकुन शुक्ला और मुन्ना शुक्ला, ये 3 भाई थे मुजफ्फरनगर के, इनसे बड़े अच्छे संबंध थे कि जो इनका अपोजिट ग्रुप था सूरजभान का, उन लोगों ने इनके साथ कई बार इनके लोगों को मारा, इनके साथ चलने वालों की हत्याएं की, तो इसलिए वो नेचुरल रूप से सूरजभान के पास रहा करता था और सूरजभान पे विश्वास करते थे और सूरजभान उनको मानता भी था। इसी बीच में ये हुआ 21 जून नहीं 5 सितंबर 1994 को छुटकुन शुक्ला की मुजफ्फरनगर में उनके गनर अजय सिंह ने हत्या कर दी। छुटकुन शुक्ला, बुटकुन शुक्ला और मुन्ना शुक्ला, इनका बहुत नाम था और उस समय ये हत्या हुई तो इस हत्या के कारण बिल्कुल जैसे वो अपराध जगत में जो तमाम समीकरण थे वो गड़बड़ा गए। छुटकुन शुक्ला और बुटकुन शुक्ला भाइयों का बड़ा दबदबा था वहाँ पर। छुटकुन के मारे जाने के बाद आनंद मोहन
अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं के साथ उसके शव को लेकर वहाँ रास्ते में, मुजफ्फरनगर में ही रास्ते में उसको लेके प्रदर्शन कर रहे थे। और उस समय जो गोपालगंज के डीएम थे जी कृष्ण रैया गोपालगंज के डीएम थे, वो मुजफ्फरनगर से पटना लौट रहे थे। रास्ते में ये शव को रख के, छुटकुन शुक्ला के शव को रख के ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। आनंद मोहन और उनके साथ उनके बहुत ढेर सारे समर्थक, बुटकुन भी था उसमें और उसमें मुन्ना शुक्ला भी थे। उनकी गाड़ी देखते ही भीड़ उन पे हमलावर हो गई और उस समय गोपालगंज के डीएम श्री कृष्ण रैया, इनकी हत्या कर दी इस भीड़ ने। सर्विंग डीएम थे उस समय, गोपालगंज के डीएम थे, पटना जा रहे थे और वहाँ पर इनकी हत्या हो गई। उसमें पुलिस ने दबिश देना शुरू किया, ये लोग वहाँ से भागते रहे। लेकिन छुटकुन की हत्या का बदला लेने के लिए बुटकुन और मुन्ना बहुत परेशान थे। वो बार बार संपर्क करते थे। इस बीच में शिव प्रकाश का नाम हो गया था और शिव प्रकाश के बारे में उन लोगों को भी जानकारी हो गई थी कि कोई लड़के यूपी के आए हुए हैं जो बहुत हिम्मती हैं और अगर सूरजभान थोड़ी सी मदद करें तो हम अपने भाई के हत्यारे को मार सकते हैं। एक दिन बुटकुन से बात कराई सूरजभान ने, शिव प्रकाश था, आनंद पांडे था, सुधीर त्रिपाठी थे, कि देखिए हमारे बुरे दिनों में बड़ा साथ दिया है स्वर्गीय जो मर चुके हैं छुटकुन शुक्ला, बुटकुन और मुन्ना ने, और इनके भाई की हत्या उनके गनर से इनके विरोधियों ने कराई थी, बहुत लंबी रकम उसमें दी गई थी। तो अजय सिंह जो गनर था, इसको मारना है, चाहे कैसे भी मारना है। शिव प्रकाश ने तुरंत हामी भर ली कि बिल्कुल मार देंगे। उन्होंने कहा था वो जब पेशी में आता है तो उसके साथ बहुत ढेर सारे असलहे होते हैं, बहुत ज़्यादा आदमी होते हैं। शिव प्रकाश ने कहा कि देखिए, चाहे जितने असलहे हों, चाहे जितने आदमी हों, जिसकी गोली पहले लग जाएगी वही बादशाह है, वही बदमाश है, और आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम अजय सिंह को मार देंगे। शिव प्रकाश, आनंद, सुधीर, 2 लोग और, ये सारे लोग वहाँ गोपालगंज पहुँचे। उसकी डेट का पता किया कि अजय सिंह की डेट कब है, अगली डेट अदालत में। पुलिस कस्टडी में आता था और काफ़ी असलहे उसके साथ चलते थे। सब लोगों को पता था कि किसने मरवाया है और कौन लोग इसकी सुरक्षा का जिम्मा इस समय रखे हुए हैं। रास्ते में ही, अदालत के रास्ते में ही ये लोग घात लगा के बैठे थे और इन्होंने अजय सिंह को उसकी गाड़ी से खींचकर उसकी हत्या कर दी। जुडिशियल कस्टडी में उसकी हत्या हुई और वहाँ से सीधे लौट के ये सूरजभान के पास गए। सूरजभान ने बहुत खुशी जताई कि तुमने बहुत हिम्मत का काम किया है। कोई और हिम्मत नहीं कर रहा था, ये स्वयं ये लोग सक्षम हैं लेकिन फिर भी ये हिम्मत नहीं कर रहे थे और इतना बड़ा तुमने काम किया है। शिव प्रकाश ने फिर कहा कि दादा कहते थे ये लोग सूरजभान को, ये लोग कि दादा हमें AK-47 चाहिए। AK-47 का एक पूरा जखीरा सूरजभान के पास था। आप लोग जानते होंगे पुरुलिया ड्रॉप एक केस हुआ था जहां पुरुलिया पर एक विदेशी प्लेन से तमाम हथियार गिराए गए थे और जहां शायद उनको गिराया जाना था वहां नहीं गिर पाए थे और वो बिहार और वेस्ट बंगाल के तमाम हिस्सों में वो बाद में रिकवर हुई थी। एक तालाब में से इसको सूरजभान को अंदाज़ लग गया कि एक तालाब में, गहरे तालाब में काफ़ी AK-47 पड़ी हुई हैं। इसने अपने आदमियों को लगा के और लगभग 14 AK-47 तालाब से निकलवा ली थी, एक एक करके। और वहाँ पर जो CRPF का कैंप ऑफिस है, उसका एक आर्मोरर है, उसको किडनैप करके मोकामा लाया गया था और 1 महीने तक उसे अपने पास रखा और उसी से उस AK-47 की सफाई करा, क्योंकि उसमें जंग लग गई थी। उसकी सफाई करा के और सबको चालू हालत में करा लिया था। उसके बाद ही उसको छोड़ा गया। पुरुलिया ड्रॉप की विवेचना CBI कर रही थी। इस समय जो DG केरला हैं आदरणीय श्री लोकनाथ बेहरा साहब, वही उस समय SP CBI थे और उन्होंने ही बहुत ही सक्सेसफुल विवेचना पुरुलिया ड्रॉप की वेपन्स की थी। आगे के एक एनकाउंटर में एक पुरुलिया ड्रॉप वेपन जो इसने सूरजभान ने दिया था शिव प्रकाश के गैंग को, वो रिकवर हुई थी, जिसका जिक्र मैं किसी अगले एपिसोड में करूँगा। तो वो इतनी बड़ी संख्या में AK-47 उसके पास का होना, ये बात वहाँ
पटना में, पटना के आसपास या बिहार के सभी बाहुबली लोग जानते थे और इसी कारण से उससे बहुत ढेर सारे लोग जुड़े हुए थे कि कभी किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो वो AK-47 उससे उपलब्ध हो जाएगी। श्री प्रकाश को भी ये जानकारी हो गई थी। उसने कहा दादा आपका इतना बड़ा काम किया है, हमें AK चाहिए। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल दूंगा तुम्हें, मैं तुम्हें AK दूंगा। हमारे कुछ और लोग हैं जो हमारे विरोधी हैं और उनका अगर तुम काम कर दोगे तो हम तुम्हें इनाम में AK-47 देंगे। यही बात उसने पहले कही थी जब पहली बार वीरेंद्र प्रताप शाही पर गोलघर में अटैक हुआ था, जिसमें वो बच गए थे। तो उसमें स्वयं सूरजभान भी था, श्री प्रकाश भी था, सुधीर भी था, ये सारे लोग थे। तो उसमें उसने कहा था कि अगर वीरेंद्र शाही को तुम मार दोगे तो मैं तुम्हें 2 AK-47 दूंगा। लेकिन उस घटना में वो मार नहीं पाए। बाद में जब श्री प्रकाश की हत्या करके ये आया था तो उसमें 2 AK-47 उसको दी गई थी। एक आनंद ने ले ली थी, एक उसके पास थी। आनंद वाली AK-47 का मैं आगे एक घटना हुई थी, इसमें हम बताएंगे कि वो कैसे पुलिस के हाथ लग गई थी। लेकिन एक AK-47 इसके पास थी। असलहों का शौक़ था इसे, मैं बार बार बता चुका हूँ। ये और AK-47 सूरजभान से मांगा करता था। फिर सूरजभान ने ये बताया कि पटना में हमारे जो हमारे टेंडर्स में और इन सब में हमारे सबसे बड़े राइवल हैं, अगर तुम इनको मार दो तो मैं तुम्हें दे दूँगा। मनोज सिंह, अजय सिंह और विजय सिंह, इन तीनों लोगों की हत्या करवा दी श्री प्रकाश और श्री प्रकाश, आनंद और सुधीर से सूरजभान ने। और पटना में उस समय हाहाकार मच गया। ये बात भी 97 की है कि साहब ये 3 बड़े ठेकेदार, बड़े लोग ये मारे गए हैं। और ये हत्या जो है वही उस FIR में जय बजरंगबली का भी जिक्र था। और श्री प्रकाश ने जितनी हत्याएं पटना और आसपास की हैं उसमें मारने के बाद जय बजरंगबली जोर से आवाज़ लगाई है, नारा लगाया है या चिल्लाया है, जिसका जिक्र वहाँ के इन हत्याओं की FIR में है। इन तीनों लोगों को मार के वो फिर मोकामा पहुँच गए। सूरजभान ने कहा कि हाँ ठीक है, एक AK-47 के तुम हकदार हो, मैं तुम्हें दूंगा, अब की बार जाना तो तुम इसको लेते जाना। इसके बाद पटना में ही और लोगों की एक और उनका विरोधी था जिसको ठिकाने लगाना था। बातचीत उसकी चली कि इसको भी लगे हाथ ठिकाने लगा देते हैं, तब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो उसके लिए सूरजभान ने कहा कि देखो अब तुम्हें हम पटना नहीं भेजेंगे, क्योंकि इन हत्याओं का इतना हल्ला हो गया है। जो 3 इनको, जो विजय सिंह, अजय सिंह और मनोज सिंह को जो मारा गया है, इनकी इन हत्याओं का बहुत हल्ला हो गया है। और अगर तुम पहचाने गए तो तुम भी नपोगे इसमें और हम भी नपेंगे। तो अब तुम आराम करो। ये 3 लड़के और उस समय गोरखपुर से उसके पास आए थे। इसमें एक लड़के का नाम गांधी था और उसके साथ 2 लड़के थे। ये तीनों ही गोरखपुर के रहने वाले थे। श्री प्रकाश ने उन्होंने कहा देखो ये तीनों लड़के आए हैं, ये भी बहुत तेज़ हैं और इनसे मैं कह दूंगा ये काम कर देंगे। काम हालांकि बहुत टेढ़ा है और ये बहुत जल्दी 1 हफ्ते के भीतर होना है, क्योंकि अगले टेंडर से पहले इन तीनों का मारा जाना बहुत ज़रूरी है, इसका मारा जाना बहुत ज़रूरी है। श्री प्रकाश ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे कोई नहीं पहचानेगा। श्री प्रकाश नहीं चाहता था कि मेरे सिवा कोई दूसरा कोई और काम करे इनके लिए, सूरजभान के लिए। लेकिन सूरजभान अड़ गया कि नहीं तुम आराम करो यहीं पर, हम ट्राई कर लेते हैं, अगर ये नहीं कर पाते हैं तब मैं तुमको बताऊंगा। गांधी को और उसके साथ के दोनों लड़कों को बताया। उन्होंने कहा कि भाई जो हमारे चाचा हैं राम बालक सिंह, उनका लड़का है ललन सिंह, मैं उसके साथ तुम लोगों को भेजता हूँ। ये ललन सिंह तुम लोगों को ले जाएगा, उस आदमी को पहचानवाएगा और उसको आज ही प्रत्येक दिशा में निपटाना है। ललन सिंह जो उसका चचेरा भाई है सूरजभान का, उसको लेके वो तीनों लड़के एक गाड़ी से ये लोग वहाँ गए। दिन भर रैकी करते रहे, उसका पीछा करते रहे और शाम को गांधी मैदान के पास ही आगे से ओवरटेक करके उसको मार दिया। उसके पास भी 2 आधुनिक वेपन थे, उसकी गाड़ी में ही थे और वो वेपन भी छीन के ले आए। इस घटना से सूरजभान बहुत प्रसन्न हुआ। जब वो पहुँचे वहाँ पर तो श्री प्रकाश, सुधीर और आनंद तीनों वहाँ मौजूद थे और बहुत शाबाशी दी, बहुत पीठ थपथपाई उनकी। और उन्होंने कहा कि असली लोग हो तुम लोग गोरखपुर की, पानी में ही कुछ ऐसा है। और बिल्कुल गांधी मैदान के पास बीच शहर में किस तरह से ओवरटेक करके 1 सेकंड के भीतर वो मारा गया।
उसको अपने असलहे पे हाथ लगाने का मौका नहीं मिला और असलहे भी तुम लोग उसके छीन के लिए आए। ये बात किसी भी तरह से अच्छी नहीं लग रही थी शिव प्रकाश को कि उसके सामने उसी के ज़िले के उसके राइवल तो नहीं थे वो, लेकिन उसको ये लग रहा था कि आगे चल के ये हमारा राइवल होगा, आगे चल के ये हमारे रास्ते में रोड़ा बन सकता है। तो इसलिए ये बात उसको पसंद नहीं हुई। सभी लोगों को भेज दिया। वहाँ पे एक मस्जिद है, मस्जिद के ऊपर छत पे पहले अपने घर में उन लोगों को खाना खिलाया। सूरज भान के कई घर हैं। ये लोग जब आते थे तो एक घर जिसमें उनकी एक बहन रहती थी, सूरज भान की बुज़ुर्ग बहन है, वहीं पर इन लोगों का वहाँ लड़के लगे हुए थे, वहाँ ये लोग खाना पीना खाते थे और सोने के लिए उस मस्जिद में इनको मस्जिद की छत पे उन्हें भेज दिया जाता था। एक बात और मोकामा के सिलसिले में कि वहाँ पर जहाँ जहाँ ये लोग रहते हैं और जो मोकामा के भीतर घुसने वाले रास्ते हैं उसमें छतों पे पहरा लगता है। ये लोग अपने आदमी 24 घंटे ऊपर लगाते हैं। आने वाली कोई भी गाड़ी, उसमें कितने लोग हैं, उनकी एक एक मिनट की इन्फॉर्मेशन सूरज भान उनके आदमियों को लगती थी, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त गैंग वार था मोकामा कस्बे के भीतर। तो दोनों ग्रुप्स अपने अपने ऊपर पहरा लगाते थे ऊपर छतों पे कि किस आदमी का, अगर सिंगल आदमी का भी कोई सस्पिशियस मूवमेंट होता था तो उसको किसी न किसी गली में, छोटी छोटी गलियां हैं मोकामा कस्बे में, उनको रास्ते में ही इंटरसेप्ट करके उनके बारे में पूरी बात पता कर ली जाती थी। तो उस मस्जिद में भी, मस्जिद के पास एक ऊंचा मकान था जिसमें पहरा लगता था, उसी में इन लोगों को ठहरने के लिए कह दिया। सब लोगों ने खाना खाया, वो 3 और ये भी 3 बैठ के एक साथ खाना खाया, लेकिन एक दूसरे से बोले नहीं। गांधी ने कहा कि साहब हम कमरे में नहीं सोएंगे, हम छत पे सोएंगे। तो शिव प्रकाश ने कहा कि देखो ये मोकामा है, यहाँ तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। अगर तुमको ऊपर मस्जिद की छत पे सोना था तो तुम्हें दादा से पूछ लेना चाहिए था। उनका दादा कभी नहीं मना करेंगे। और इस तरह उन लोगों ने अपना बिस्तर लपेटा वहाँ से और मस्जिद की छत पे सोने के लिए चले गए। गांधी था, उनके साथ 2 आदमी थे। नीचे शिव प्रकाश को नींद नहीं आ रही थी। शिव प्रकाश जब परेशान था तो उससे सुधीर ने पूछा कि भैया काहे, क्या दिक्कत है, क्या हो गया? हो गया, सालों ने काम कर दिया, कोई बात नहीं है, हमारी टक्कर कहाँ लेंगे। उन्होंने कहा बात ये नहीं है, बात ये है कि जो दादा ने कहा कि आप लोग पटना नहीं जाएंगे, पटना में आपके लिए ख़तरा हो सकता है, और वो ख़तरा अगर तुम्हारे लिए होगा तो हमारे लिए भी होगा। और ये बहाना था दादा का। वो हमको ऐसा लगता है कि दादा अब हम लोगों की कटिंग कर रहे हैं, हम लोगों को काट रहे हैं। और एक छोटा सा काम इन सालों ने क्या कर दिया है कि दादा एकदम बिल्कुल सीने से चिपका लिए हैं उनको। फिर आनंद पांडे ने भी कहा कि अरे जाने दीजिए, छोड़िए, ये तो देखिए उनका काम है, हमारी भी मजबूरी है। इनसे जब तक 3-4 AK-47 नहीं ले लेंगे हम, किसी गैंग के पास उत्तर प्रदेश में 3-4 AK-47 नहीं होगी। हम AK-47 हमारे पास होंगे तो हम वहाँ पर पुलिस की बात करते हो, अगर आर्मी भी थोड़ी देर के लिए आ जाएगी तो हम उनका मुकाबला कर देंगे। हम वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और जब तक हमारा पूरा वर्चस्व नहीं होगा हम सिस्टम के भीतर नहीं जाएंगे। हमें हर हाल में सिस्टम के भीतर जाना है, अपनी जगह बनानी है और फिर धीरे धीरे हमें पॉलिटिकल सिस्टम में घुस के और फिर राजनीति करनी है। ऐसी बात वहाँ पर बार बार कही गई। शिव प्रकाश की बात समझ में नहीं आई, वो जगता रहा। रात में करीबन 3-3:30 बजे के आसपास उसने कहा चलो छत पे चलते हैं। तो आनंद ने और सुधीर ने, दोनों ने उसका विरोध किया कि अरे कोई फ़ायदा नहीं है छत पे जाने से, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसी जिद क्यों करते हैं। उसने कहा नहीं चलिए। .45 की पिस्टल उनके पास थी, AK-47 थी, 9mm की एक पिस्टल थी और वैसे तो हथियार और उनके बैग में रखे हुए थे, लेकिन ये लेके ये ऊपर गए। देखा तीनों ही ज़मीन पर अपना बिस्तर लगा के और सो रहे थे। और चूँकि दिन भर ये लोग घूमे थे, उसकी हत्या की थी, शाम को शराब भी पी थी, तो बेसुध होकर सो रहे थे। शिव प्रकाश ने बताया कि मैं इसके गांधी के सिर पे गोली मारूंगा और बाकी तुम दोनों लोग कम से कम 5-5 गोलियां इनके सिर पे मार दो। थोड़ा हिचके ज़रूर उसमें आनंद और सुधीर, लेकिन सोते हुए उनके सिर पे 5-5 गोलियां मार दी। अब रात के सन्नाटे में 15 गोलियां चलीं तो थोड़ी देर के लिए शिव प्रकाश सकपका गया कि गोलियां चलते ही भी सूरज भान या उसके आदमी आएंगे, वो पूछेंगे तो उनको क्या जवाब दिया जाएगा। करीब 15-20 मिनट तक वो वहीं चुपचाप बैठ गए, दम साध के बैठे रहे, ये इंतज़ार करते रहे कि शायद कोई आ जाए।
जब कोई नहीं आया, बहुत ढेर सारा खून छत पे बिखर गया, तो शिव प्रकाश ने कहा कि यहाँ से केवल 50 कदम पे गंगा जी बह रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा होगा 100 कदम, अभी ही बॉडी को भी डिस्पोज कर देते हैं। लेकिन क्योंकि पता नहीं सूरजभान का जितना इनसे लगाव हो गया है, कल को दादा किस तरह से रिएक्ट करेंगे, इसके पहले कि किसी को पता लगे हम लोग इस बॉडी को डिस्पैच कर देते हैं। आनंद की और सुधीर की हिम्मत नहीं पड़ी कि इस बॉडी को हम कैसे ले जाएंगे। उसने कहा कि चलो ला दो, एक बार में सारे बॉडीज़ ले जाकर डिस्पोज करेंगे, अगली बार इसके जो बिस्तर हैं ये सब हम ले जाएंगे। एक एक बॉडी इन लोगों ने लाद ली कंधे पर, और वहाँ से सीधे ये मुकामा असल में गंगा के किनारे ही बसा हुआ है, एकदम किनारे पे वो मस्जिद है जहाँ पे लोग रुके हुए थे। वहाँ से नीचे उतरे, रेत पे चले, और आगे वहाँ नावें बंधी हुई थी। एक नाव खोल के उसमें तीनों बॉडी इन्होंने रख ली, और उसको बीच नदी में जाके तीनों बॉडीज़ एक एक करके नदी में फेंक दी। लौट के आए, नाव में भी तमाम खून लगा हुआ था, उसको पानी से, गंगा में ही पानी से, हाथ से, जिसको उलझ के कहते हैं, हाथ से ही उसको उसमें तमाम पानी से उस ब्लड को साफ़ कर दिया। वहाँ से लौट के आए, दूसरी बार में सारे गद्दे चद्दर जो वहाँ पर ब्लड स्टेन थे उनको लेके आए, और उनको भी उसी दूसरी नाव में, इस बार उन्होंने दूसरी नाव का प्रयोग किया, दूसरी नाव से गंगा के बीच में उसको बहाए। लौट के आए और फिर नीचे से बाल्टियों से पानी लाके और उसकी पूरी छत को धो दिया। जब वो दूसरी बार वो उसके बिस्तर को लेके जा रहे थे, तो रास्ते में सूरजभान के एक आदमी टकरा गया। बिस्तर जब ये ड्रॉप करके गंगा में फेंक के आ रहे थे, तो उसने कहा कि भाई अशोक, क्योंकि उसको सूरजभान भी अशोक सिंह ही कहता था, और अपने लोगों को सबको इंस्ट्रक्ट कर रखा था कि इसको अशोक सिंह के नाम से ही बुलाया जाएगा। उसका असली नाम वहाँ किसी को नहीं पता था, और किसी ने जानने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि सूरजभान ने सबको मना कर रखा था कि इसका असली नाम कोई नहीं बताएगा, नहीं तो पुलिस इसके लिए खतरा बन सकती है। वो शिव प्रकाश से उसने पूछा कि अशोक भाई, आप लोग जहाँ रुके थे वहाँ गोली चली थी क्या? तो उसने तुरंत एकदम, जिसको इंस्टेंट रिएक्शन कहते हैं, उसने कहा नहीं, हम लोग ऐसे, नींद नहीं आ रही थी, गए थे गंगा के किनारे, नाव में बैठ गए थे, तो ऐसे ही हवा में फायर कर दिया था, 4-6 फायर कर दिया था। उसने मना किया कि देखिए ये मोकामा है, यहाँ की आप रंजिश नहीं जानते हैं, इस तरह से मत करिएगा, और दादा ने अभी अभी मुझको भेजा है कि जाके पता करो ये गोली कहाँ चली है। वो आदमी वापस लौट गया। सवेरे सवेरे सूरजभान ने बुलवाया, अपने घर में ही इन लोगों को नाश्ता पानी कराता था, और शिव प्रकाश से कहा कि तुमने अच्छा नहीं किया अशोक सिंह। तो उन्होंने कहा दादा मैंने क्या किया ऐसा? बोले तुमको क्या लगता है मोकामा में कुछ होगा और हमें पता नहीं लगेगा? बिना इजाज़त के यहाँ मक्खी और मच्छर भी मोकामा में हरकत नहीं कर सकते हैं। खैर ये चुप हो गया। उनका भाई अच्छे लड़के थे, हमारा ही काम कर रहे थे, हमारा काम तुम्हारा काम बटा हुआ नहीं है, तो उनको मार के तुमने अच्छा नहीं किया, मुझे ये बात तुम्हारी बहुत बुरी लगी। शिव प्रकाश ने तब कहा कि दादा देखिए, कल एक छोटा सा काम करके जितनी बड़ी बड़ी डींगें आपके सामने हाँक रहा था वो, ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, और ये सब लोग बहुत भरोसे काबिल नहीं हैं। मैं आपने जो काम मुझे बताया होगा वो काम मैंने किया, मैंने कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ा, लेकिन ये सब लालची हैं, ये किसी भी समय आपका भरोसा तोड़ देते, और मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि ये बढ़ चढ़ के हमसे बात कर रहा था, इसलिए मैंने इसको मार दिया। उसके बाद वो लोग चले गए। उन्होंने कहा नहीं मुझे पसंद बात नहीं आई, तब तक नाश्ता पानी किए और वापस जहाँ रुके हुए थे वहाँ चले गए। शिव प्रकाश ने कहा आनंद पांडे से और सुधीर से कि देखो दादा का मूड बहुत अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, और अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि बिना मर्जी के हम न तो यहाँ से निकल पाएंगे, और बिना इनकी मर्जी के ना हम यहाँ रह पाएंगे। मोकामा में तो जो कुछ अगर आपको सरवाइव करना है, रहना है, तो बिना दादा की इजाज़त के नहीं होगा। बाकी दोनों लोग पहले से ही डरे समे हुए थे, आनंद और सुधीर। तो उन्होंने कहा क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कल सुबह हम लोग यहाँ से निकलेंगे। इन दोनों ने इंसिस्ट किया कि नहीं पहले आप बता दीजिए इस बात को। शाम को फिर खाने के समय उन्होंने कहा दादा हमारे यहाँ एक मौसेरी बहन की लड़की की शादी है गोरखपुर में, हम कल जाना चाहते हैं। सूरजभान ने कहा कि देखो अभी तुम्हारा कहीं जाना ठीक नहीं है, पुलिस का दबाव वहाँ उत्तर प्रदेश में भी बढ़ रहा है, और यहाँ भी ये जो अभी पिछले 7-8 दिन में
3 एक और चौथी ये जो परसों नरसों ये हत्याएं हुई हैं। और लोग जो है अब अखबारों से भी और वैसे भी जो लोग फ़ोन करके बता रहे हैं, शक की सुई हमारे ऊपर घूम रही है। तो अगर कहीं तुम लोग पकड़ गए तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम राजनीति करना शुरू कर चुके हैं यहाँ पर, और अगर हम जेल चले गए तो कितना बड़ा नुकसान होगा तुम्हें इसका अंदाज़ा नहीं है। श्री प्रकाश ने कहा कि हम यहाँ से चले जाएंगे, गोरखपुर भी नहीं जाएंगे, आप कहिए तो मैं नेपाल चला जाता हूँ। विराटनगर में वहाँ पप्पू देव हमारा सब इंतज़ाम कर देंगे, और पप्पू देव ने इस समय बहुत अच्छा विराटनगर में अपना हिसाब किताब जमा लिया है। चाहे तो आप एक बार उनको फ़ोन कर दीजिएगा, वरना मैं रास्ते से उनको कहीं फ़ोन करके बता दूंगा, और वहाँ पे 15-20 दिन वहाँ काट लूँगा। तब तक पुलिस थोड़ी देर तक तो दौड़ भाग करती है, और जहाँ दिमाग से ओझल हो जाती हैं चीज़ें, फिर पुलिस भी अपने ढर्रे पर आ जाती है। इस पर सूरजभान ने कहा कि देखो, बहुत बड़ी गलती तुमने एक तो ये की कि वो जनपथ में जो सब इंस्पेक्टर को मारा। एक बात नोट कर लो तुम, कि जब भी पुलिस वाले की हत्या होती है और गैंग हत्या करता है तो सारी पुलिस एक हो जाती है, वो चाहे जहाँ की पुलिस हो, और फिर वो पुलिस का दुश्मन मानती है जिस आदमी ने हत्या की है। तो ये मत सोचना कि पुलिस तुम्हें ढूंढ नहीं रही होगी, पुलिस तुम्हें हर हाल में ढूंढ रही होगी। और यहाँ से कह के जा रहे हो कि विराटनगर, लेकिन भूल के भी उधर गोरखपुर या लखनऊ मत चले जाना। श्री प्रकाश को तो जान छुड़ानी थी, वहाँ से डर रहा था वो, उसे वहाँ से निकलना था। उसने कहा बिल्कुल दादा आप सही कह रहे हैं, मैं कतई नहीं जाऊँगा, किसी शादी में शामिल नहीं होऊंगा, यहाँ से सीधे विराटनगर जाऊँगा। ये कह के सुबह सुबह 4 बजे आनंद, सुधीर और श्री प्रकाश ये तीनों वहाँ पटना से रवाना हो गए नेपाल में विराटनगर के लिए। रास्ते में उन्होंने पप्पू देव को फ़ोन भी कर दिया कि हम लोग आ रहे हैं वहाँ, हम लोगों के रुकने का इंतज़ाम किया जाए। आज काफ़ी लंबा हो गया, शेष अगले अंक में। बहुत बहुत धन्यवाद।